की जाएगी। युद्ध का जो संचालन था वो तो युद्ध तो फौज लड़ रही थी, लेकिन युद्ध का फैसला करना, सेना का संचालन करना, ये सब कुछ नेताओं के हाथ में। नेताओं का फौज के प्रति जो व्यवहार था, क्योंकि 62 की लड़ाई तो अपना हार ही चुके थे और 65 की लड़ाई जो है उसमें भी कई कमियां रही, तो नेताओं का फौज के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे वो बहुत निराश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे जो है चुनावी राजनीति में आना चाहिए। नए नवेले थे, राजनीति समझते नहीं थे, वहां से रिटायर तो क्या हुए, फौज से इस्तीफा देके आ गए, कोई पेंशन भी नहीं बनी 9 साल की नौकरी में, बच्चे छोटे थे, घर में पिताजी भी फौज में थे और जैसे फौजी पिता होते हैं कैप्टन साहब बुरा नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि फौज की नौकरी छोड़ के आया, कोई पागल कुत्ते ने काटा, नौकरी लगी हुई थी, मेरे घर में तेरे लिए कोई ज्यादा जगह नहीं। तो एनीवे उन्होंने कोई किसी का खेत जो है वो उस पे लिया और वहां दूध रख करके और अपना गुजारा चालू किया। उसी समय 67 का चुनाव आया, 67 का चुनाव आया विधानसभा। उस समय विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ ही हो रहे, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा का चुनाव था। उस से निर्दलीय प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा। चुनाव का कोई अनुभव था नहीं, कोई 2700-2800 रुपए का बैंक डिपॉजिट था। बैंक डिपॉजिट तो कोई डीजल की एक आध गाड़ी की होगी, उसमें पूरा हो गया और खुद की डिपॉजिट जो है जमानत जब्त हो गई। इस तरह से पहला चुनावी एक्सपीरियंस उनका रहा। संसद का चुनाव हो गया, फिर जोधपुर दरबार बाहर से विलायत से पढ़ के आए, जोधपुर दरबार के वहां उनके सहायक के रूप में वो लगे। और आज जो जोधपुर राजघराने का जितना भी ट्रस्टों का सिस्टम है, मेहरानगढ़ का सिस्टम है, चाहे अपने नागनेचा माता का है, उनके उमेद भवन होटल का जो रूप स्वरूप है, ये सारा कुछ उन्होंने 4-5 साल में बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने पूरा किया। और 75 में जब देश में इमरजेंसी लग गई, उस समय वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसी समय काल में उनका परिचय वाजपेयी जी से हुआ, उससे पहले भैरू सिंह जी से परिचय हो गया था और इसी दरमियान वाजपेयी जी से उनकी मित्रता बढ़ी। और 80 में जब पहली भारतीय जनता पार्टी बनी, तो 80 की पहली भारतीय जनता पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी बने और पहली भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय सचिव भी बने और उन्हीं दिनों में राजस्थान से वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कायदे से 1980 में उनकी उम्र 42-43 साल की थी, उस समय उनकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद वो 5 बार राज्यसभा में रहे और लोकसभा में जोधपुर से पहली बार अशोक गहलोत को चुनाव हरा के, अशोक गहलोत अपने जीवन में एक ही चुनाव हारे और वो जसवंत सिंह जी से हारे। लोकसभा में अशोक गहलोत को हरा के जोधपुर से एमपी बने। उसके बाद 96 और 98 में 2 चुनाव उन्होंने लगातार चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के जीते और 99 का चुनाव जो है वो थोड़े अंतर से 12,000 वोटों से वो हार गए, वापस राज्यसभा में आ गए। उससे पहले लोकसभा में 2 पोस्ट होती है अपोजिशन की, एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उपनेता प्रतिपक्ष। तो लोकसभा में वो उपनेता प्रतिपक्ष रहे। जब वाजपेयी जी की सरकार बन गई तो वाजपेयी जी ने उनको मंत्रिमंडल में तो बाद में लिया, पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जो आजकल नीति आयोग कहलाता है। उस समय प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन बने, चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। और भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। भारत से किसी भी तरह का व्यापार का रिश्ता, दूसरे तरह के रक्षा के उपकरणों के रिश्ते, सब तरह से दुनिया ने चारों तरफ से सैंक्शन लगा दिया। और भारत एक संघर्ष करती हुई अर्थव्यवस्था थी। उस समय दुनिया पूरी यदि भारत के लिए दरवाजे बंद कर दे तो देश चलाना कितना बड़ा संकट का समय होता है। उस संकट के समय में जसवंत सिंह जी ने अपनी जो लीडरशिप दिखाई, पूरी दुनिया के देशों को ये बताया कि भारत के लिए परमाणु परीक्षण करना क्यों जरूरी था। और अमेरिका जैसा देश जो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रति हमेशा उसकी पॉलिसी रही, पहली बार जसवंत सिंह जी के कारण पूरे यूरोपियन देश और अमेरिका और बिल क्लिंटन की यात्रा हुई। इंदिरा गांधी के जमाने में कोई प्रेसिडेंट आए थे, निक्सन, उसके बाद में पहली बार कई वर्षों के बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आया और आकर के वो बहुत खुश होके गया और भारत के पक्ष में सारे समझौते भी हुए, जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी हटे। फिर
उनको रक्षा का जिम्मा भी दिया गया, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो कैप्टन साहब को पता है कि जो अस्पताल आपके यहाँ जालीपा में भी बन गया, फौजियों के मेडिकल की सुविधा का जो स्कीम थी, और 1 रैंक 1 पेंशन पे भी उन्होंने खूब ज्यादा काम कर लिया, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए रहे और उसके बाद वो फैसला नहीं हो पाया। लेकिन फौज के लिए उस थोड़े से टाइम पीरियड में भी उन्होंने कई ऐसे माइलस्टोन जैसे फैसले किए। फिर आया कि साहब अब ये वित्त नहीं संभल रहा है, दोनों काम तो आपने अच्छे कर लिए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारे वहां एक कहावत है कि भाई बौणी ने 1 रुपयो दे जो 100 सवा रुपयो लावे जनो असली बौणी हुए, और राजपूत रे बेटे ने रुपयो दे 100 पावलो लावे जनो असली राजपूत हुए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे बस को रोक बनी, आप और पिन दो। 15-20 दिन बहस चली। फिर किसी उनके ही मंत्रिमंडलीय साथी ने कहा कि भाई जसवंत सिंह जी, प्रधानमंत्री से या मुल्क के मालिक से बियॉन्ड द पॉइंट बहस नहीं करते। जब उन्होंने तय कर दिया तो आप इसको समझ, तो फिर वो वित्त मंत्री बने। आप देखो वित्त मंत्रालय बहुत जटिल काम है, देश के फाइनेंस को आदमी घर का फाइनेंस नहीं संभाल सकता है, लेकिन उन्होंने जब वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करके निकले तो उनसे पूछा कि आपके बजट का मोटो क्या है, एम क्या है। बहुत सरल से शब्दों में कहा, गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में आना। यानी गरीब आदमी तो भूखा नहीं सोए, सबको खाद्यान्न मिले, ये सरकार की मेरी बजट की वो है। और गृहिणी की टुकिया में आना का मतलब हुआ कि आम नागरिक का परचेजिंग पावर, जिस देश के नागरिक का परचेजिंग पावर होगा तो अपने आप आपका मार्केट जो है वो चलेगा। तो बहुत सरल से शब्दों में उन्होंने इकोनॉमी दी। व्यक्तिगत खासियतें उनकी बहुत अद्भुत खासियतों के धनी थे। आप देखो